नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और हम पहुंच चुके हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 1 में। यह पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर अध्याय 7 का पाठ्यक्रम है और यहां हम जानेंगे समानता के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा है, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। और इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। चलिए तो हम एक कांता की कहानी को देख लेते हैं। ये जो पहले मैप में दिख रहे हैं, ये जो सामने दिख रहे हैं, इन लोगों के किरदारों को एक बार देख लेते हैं। ये छोटे लाल जी हैं, किसान हैं। मंजीत कौर शिक्षिका हैं। तेजा सिंह ये व्यापारी हैं। गिरीश राव एक छात्र हैं। कांता देवी एक घरेलू कामगार हैं और सुजाता कुमारी घरेलू कामगार हैं। तो इतने लोग जो हैं इनको सामने रखा गया है। ये इसके जो अब हम पढ़ेंगे इनमें इनका योगदान कैसा है, इनको अपन देखेंगे। चुनाव के दिन कांता और उसके दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही थी। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के सामान्य नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा सुजाता कह रही हैं। चलिए आगे और देखते हैं। चल कांता, अब तेरी बारी है। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। नीचे की तरफ अगर देखें तो देखिए, ये अब्दुल रहमान जो कि कारीगर हैं, शबनम बानो गृहिणी हैं, ग्रेसी लेलेंग परामर्शदाता हैं, आइजैक लेलेंग सरकारी अधिकारी हैं, रुखसाना मिर्जा ये मीडिया कर्मी हैं, योगराज बेरोजगार हैं और अशोक जैन ये उद्योगपति हैं। कुछ देर बाद में आना कांता जी, नमस्ते साहब। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। घर पर ले, यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी सफाई होती ही नहीं। कोनों को अच्छे से साफ करना। कांता, ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। उस शाम को बस जरा सी देर और बेटी। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। अब हम आते हैं अपने इस मूल उद्देश्य पर। देखिए, जो हमने इस कहानी को पढ़ा, इस कहानी में एक औरत जो कि क्या है, घरों में काम करती है, उसकी एक बच्ची जो बीमार रहती है। वो जिस बस्ती में रहती है, वो बस्ती जो है वो काफ़ी क्या है, गंदी होती है, जिससे कि वो हर कभी बीमार होती रहती है। पर वो जिनके यहाँ काम करती है वो लोग बहुत साफ सफाई से रहते हैं। तो दोनों पक्षों की कहानी में ये है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के घर में काम कर रहा है, उस व्यक्ति का घर कैसा है ना, साफ नहीं है। ठीक है, पैसे वाले व्यक्तियों के घर कैसे हैं, साफ हैं। वो अपने घरों में मतलब काम वाली बाइयों को लगाकर अपने घरों को साफ करवाते हैं। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसको एक बार फिर पढ़ेंगे, पर उससे पहले अब देखते हैं मताधिकार की समानता। ये लोग सभी मताधिकार डाल रहे थे, है ना। सभी लोग क्या कर रहे थे, वोट डाल रहे थे। यहाँ पे कांता ने क्या कहा था कि मैं उसी व्यक्ति को वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में, हमारे गली घर के पास में जिसने पाइप लाइन डलवाने का वादा किया हो। ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा उसने इसलिए कहा कि शायद उसको इस बात का विश्वास है कि उसके द्वारा चुना गया व्यक्ति उसके लिए, उनके समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता है। इसलिए वह उसका सोचना था कि क्यों ना उसे मौका दिया जाए, और उसने अपना महत्वपूर्ण वोट उस व्यक्ति को दिया। मताधिकार की समानता, आइए जानते हैं इस मताधिकार की क्या समानता है। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है।
पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उनके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे, जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक मताधिकार। ये किसको कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जो गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, किसी भी स्तर का हो, अगर वह व्यक्ति अपनी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो तो उसको क्या देने का अधिकार है? उसको वोट देने का अधिकार है। वो अपना मतदान कर सकता है और अपने हिसाब से अपने मतलब सफल व्यक्ति को जिसा वो चाहता है वो अपने चुनाव के माध्यम से चुन सकता है। और यही भारत एक लोकतांत्रिक देश की क्या है? विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे वह आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह उन अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी है लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। देखो, उसके 3 कारण क्या हो सकते हैं, मैं अपनी तरफ से बताता हूं, उसके बाद फिर आप अपनी तरफ से मुझे कमेंट करिएगा। देखिए, पहला कारण तो ये कि उसे मतलब जो उसके मन में विचार है, मतलब हमारा जो विचार है समानता के बारे में, और उसके मन का क्या शंका है, उसकी समानता को लेके क्या शंका है कि भैया जो उसके मतलब मालिक हैं वो बड़े हैं और वो क्या है, वो एक छोटी है, उसे उनके यहाँ पे काम करना पड़ता है और उनके और इनके बीच में क्या है, समानता कभी नहीं हो सकती। परंतु वो इस बात से बहुत खुश थी कि उसको आज ऐसा मौका मिला था जहां वो एक अपने वोट के साथ ऐसी जगह खड़ी थी जहां उसने ये सभी लोगों को एक ही लाइन में लगा हुआ देखा था। तो यहां पर हमारा देश जो है सभी को क्या देता है? एक समानता का अधिकार देता है। और इधर से बाद जब वो ये सोचती है कि उसके आर्थिक जीवन को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत है और बाकी चीजों में उसका जो मन है वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रकार की असमानताएं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। सुनिए। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातीय पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है, और यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात पे विश्वास नहीं करते। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। दलित के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं
और अपनी आत्मकथा झूठन में वे लिखते हैं, कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था, और वह भी फर्श पर, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी पर जगह नहीं होती थी। कभी कभी मुझे सबसे पीछे दूरी पर बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। कभी कभी बिना किसी कारण के वे मुझे मारा पीटा करते थे। जब वे कक्षा 4 में थे तो अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि मुझ जैसे छोटे और कमजोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था, और उसकी सफाई करने में मेरी पीठ दर्द करने लगी। मेरा चेहरा धूल से भर गया, धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई। मेरी कक्षा से दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। प्रधानाध्यापक ने अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे। मुझे एक बार पानी पीने की भी अनुमति नहीं दी गई। मैं दिन भर झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों के दरवाजे और खिड़कियों से शिक्षक और लड़के यह तमाशा देखते रहे। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदानों में झाड़ू लगवाई जाती रही, और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्ण सम्मान किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, तुम एक शिक्षक हो, इसलिए अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन मास्टर इतना याद रखना, यह यहीं पढ़ेगा, इसी स्कूल में, और अकेला यही नहीं, इसके बाद और भी बहुत से यहां पढ़ने आएंगे। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरों और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया, और अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। आपके विचार में अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह ना मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते? बताइए। आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियां लिखिए और उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते हैं। तो ऐसी विचारणीय स्थिति पर आपके द्वारा लिखी गई कोई भी बात बहुत ही अच्छी होगी, जो आज के समाज के परिप्रेक्ष्य को एक बेहतर जवाब देगी। बड़ा अच्छा लगता है वैसे अपने नाम को दोबारा से बोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षक छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय में अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कह सके।
किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। और जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार किया कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। और फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उन सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? अब आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं, आप अगर आपके साथ ऐसा कभी होता और वह व्यक्ति जो आपको नाम बदलने का सुझाव देता, तब आप इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देते? अगर मैं व्यक्तिगत स्वयं की बात करूं तो इस बारे में जैसा कि मैंने पढ़ा कि मैं अपने नाम को बदलने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता, क्योंकि मुझे मेरा नाम मेरे परिवार के उस जगह से प्राप्त हुआ है जहां से मैं सम्मानीय रूप से औरों तक पहुंचता हूं। इसके अलावा यह बहुत ज़रूरी है कि हमें जिसा ईश्वर ने बनाया है वही हम इसको फॉलो करें। नाम बदलकर हम कब तक किसी के सामने पहचान छुपा सकते हैं? हम कब तक इस तरीके से रह सकते हैं? हमें हमारे जीवन को जीने के लिए, हमारे सम्मान को रखने के लिए हमें स्वयं कहीं ना कहीं अपने आप को दृढ़ संकल्प होकर लड़ना पड़ेगा। ठीक, क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ? तो मैं अगर मेरे वाक्यांश की बात करूं तो जब मेरे साथ ऐसा कुछ घटा हो या घटा होगा, मुझे थोड़ा बहुत तो याद है पर मैं उस चीज़ को साझा नहीं कर सकता, पर मुझे काफ़ी दुख हुआ इस बात को सोचकर कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर इस बात को मैंने सोचकर आगे बढ़ गया कि कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं, ऐसे लिए घटती हैं कि हम उन चीज़ों को क्या कर सकें, उन चीज़ों को सहकर, उन चीज़ों से और मजबूत होकर ऐसे लोगों को जवाब देने लायक बन सकें। तो मैंने खूबी उस चीज़ों का भरसक जवाब दिया और बहुत अच्छे से इस चीज़ को मतलब अपने आप से हिम्मत पहुंचाई खुद को, और एक अच्छे मनोबल के साथ आगे बढ़कर आप सभी के सामने हूं और मस्त हूं। आगे देखिए, सन 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। देखा कि कुछ याद आया हो तो ठीक है, चलिए हंसी मजाक बाद में। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है और इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके
सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में एक ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ हुई। तो याद रखिएगा कि जो मध्याह्न भोजन है, मिड डे मील, कहां से शुरू हुआ था? तमिलनाडु राज्य से शुरू की गई, और सन 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्णय दिया। तो मिड डे मील जो है पहले कब थी? तमिलनाडु में थी। उसके बाद 2001 में उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट है ना, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? सभी राज्यों को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया, और इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटकर नहीं आते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने की में भी सहायता की, और जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों में बहुत अलग है। यह उस जगह से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। इन बच्चों को ऐसी असमानता स्थिति में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। जरा ऊपर जो चीजें छूटी हैं उनको देख लें, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, ये हमारे संसद या हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उनमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति इस संसद में बैठकर अब हमारे सभी भारतवासियों के लिए प्रतिनिधित्व करता है, और हम सभी उस प्रतिनिधित्व को ससम्मान मानते हैं। तो ये हमारे देश की संसद है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। ये मिड डे मील का एक जो दृश्य है वो आपको दिखाया जा रहा है, ये उत्तराखंड का है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? तो सोचिए कि मध्याह्न भोजन मतलब दिन के समय का जो भोजन है वो अगर आपको मिले तो इसके बारे में आप क्या 3 लाभ बताएंगे? देखो, एक तो पहली बात कि दिन का भोजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम रात को 7-8 घंटे कम से कम 8 घंटे नींद लेने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम सुबह नाश्ता नहीं करते, और बच्चे खासकर सुबह के वक्त कुछ नहीं खाते, चाय वगैरह भी बहुत कम पीते हैं। उस स्थिति में अगर वो थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं तो ठीक, तो उस समय उनका रात का 8 घंटे और दिन का 3 से 4 या लगभग कहें तो 12 बजे तक अगर सुबह से ले लें तो रात में 12 से सुबह 12 तक 12 से 13 घंटे हो चुके होते हैं, और उस समय अगर उन्हें भोजन ना मिले तो बच्चों में होने वाला कुपोषण जाहिर सी बात है कि होकर रहेगा, क्योंकि जब बॉडी ग्रोथ करेगी और उसको खाने के लिए उसकी बॉडी को ज़रूरी पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे, तो उस बच्चे में विकास क्या होगा? मध्यम और बहुत ही निम्न स्तर का होगा। ठीक उसी के विपरीत जो बड़े स्कूल होते हैं जहाँ पर
बड़े संपन्न संपन्न लोगों के घर परिवार होते हैं, उनका एक जो दैनिक चक्र है उसमें वो उनके सुबह नाश्ते, दिन का सुबह नाश्ते में नाश्ता करना, दूध पीना, उसके बाद दिन में भोजन करना, रात में शाम को नाश्ता करना, रात में भोजन करना, उनका एक जो प्रॉपर चक्र है वो चलने के कारण उनका जो है दिमागी विकास जो है वो अच्छा होता है। इस चीज को भारत सरकार के द्वारा लागू करने से बहुत अच्छी बात यह है कि बच्चे जो है सुबह क्या है अपना भोजन करते हैं और दिन के वक्त का जो भोजन है वो अपने स्कूल में करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के बेस से कम और भोजन के बेस से ज्यादा जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी उस स्कूल तक पहुंच जाते हैं जो वो कभी जाना नहीं चाहते, और उसी परिस्थिति में वो आगे बढ़ते बढ़ते उनका माइंड डाइवर्ट होकर क्या होता है वो पढ़ने में लग जाते हैं, अपने मास्टर से पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 चैप्टर में से 6 विषयों में से एक विषय भी समझ में नहीं आया, हो सकता है हिंदी समझ में आ गई, बन गया कुछ अच्छा। तो ऐसा बिल्कुल है कि इस चीज से फर्क पड़ता है। तो बहुत से लाभ इस कार्यक्रम के अलग अलग लाभ हैं। मैंने को जो एक दो लाभ जो थे मैंने आप तक रखे और ये तथ्यात्मक थे इसलिए मैंने रखे। इसके अलावा जो है अगर आप कुछ हमारे साथ साझा करना चाहें तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करिए, हम सभी आपका सम्मान करेंगे। अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए और इस योजना में क्या क्या, क्या किया जाता है और यह किस लाभ के लिए बनाई गई है। देखिए, अब आपके क्षेत्र में किस प्रकार का योजनाएं लागू की गई हैं उसके बारे में पता करिए। वो आपको आपके परिवारजनों से पता चलेगा या फिर आपको पेपर पढ़ने पे पता चलेगा कि भाई आप फला फला जगह पर रहते हो और इस फला फला जगह पर ऐसी ऐसी चीज़ें लागू की गई हैं। तो वो जो है जानकारी उसको आपको स्वयं ढूंढनी पड़ेगी और उसे अपनी कॉपी पे लिखिए, जिससे आप क्या होंगे आगे और आगे बढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। चलिए, जो हमने छोड़ा था उसको देखते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और जब हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना, और इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ एक बार चीज लिखी है, इसको देखें जरा। ये B.R. अम्बेडकर साहब हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है और इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाई पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है और हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। और किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं। B.R. अम्बेडकर। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके इसी चीज को। अन्य लोकतंत्रों के समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां समानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि सन 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, और इसके पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस के पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठकर जाना पड़ता था। ये देखिए, है ना। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर सन 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस से उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया।
जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। और सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। और इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए हैं। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसी सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही उच्च है। ये रोजा पार्क्स एक अमेरिकन औरत हैं जिनका एक विद्रोही प्रतिक्रिया में अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। मतलब उनकी विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की क्या कर दी, काया ही पलट दी, दिशा ही बदल दी। इनके मना करने के बाद क्या हुआ, एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। और यह सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल में रूप में सामने आया। आइए जानते हैं आगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश आर्टिकल 15 सुनिए अब आर्टिकल 15 के बारे में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। एक, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दो, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर का दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या खा पूर्णता या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी धर्मों को, सभी मूल वंश को, सभी जातियों को, सभी लिंगों को और सभी स्थान को समस्त आधार पर समानता का अधिकार मिलता है और उनसे कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। और अगर वो ऐसा करता है तो उसको लिए शासन मतलब सरकार जो नियम है वो काफी कठोर है और उसको सजा के प्रावधान है। आगे सुनिए, लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। और इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। देखिए, हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा और इसमें अब हम थोड़ा सा जानते हैं शब्द संकलन के बारे में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, कुछ भी हो। गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। संविधान यह वह दस्तावेज है जिससे देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन ये एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट को लेकर आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे चैप्टर को हमने पढ़ा। हमने आज जाना कि समानता के बारे में हमारे देश का इतिहास क्या कहता है, हमारे
आर्टिकल्स क्या कहते हैं, हमारे देश का लोकतंत्रीय प्रशासन क्या कहता है। समस्त चीज़ों को समझने के बाद हमारे पॉलिटिकल साइंस का यह चैप्टर काफ़ी कुछ मददगार होता है हमारी जागरूकता को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, मेरा जो पर्पस है कि हम जागरूक बने और सही क्रम में नॉलेज आपके और हमारे पास तक पहुंचे, इसी क्रम को हम लगातार जारी रखेंगे। एक छोटा सा निवेदन करता हूं, कृपया करके मेरे इन वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि हम बढ़ेंगे तभी आगे पहुंचेंगे। सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।